अध्याय 13 शहीद की शादी। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने वैयक्तिक प्रेम से देश प्रेम को ऊंचा बताया है। नायिका परिवार के कारण अपने प्रेमी से विवाह नहीं करती, परंतु जब उसे प्रेमी के शहीद होने की सूचना मिलती है तो वह सारे बंधन तोड़कर वहां पहुंचती है। वह शहीद से शादी करके उसके अधूरे कर्तव्य को पूरा करने बंदूक लेकर जाती है और वह भी शहीद हो जाती है। वे दोनों एक प्रतिष्ठित कॉलेज के स्टूडेंट थे। एक ही कक्षा थी, बीए फाइनल। दोनों में एक आकर्षण था। बीए के प्रथम वर्ष से ही लड़की सुंदर थी, अल्ट्रा मॉडर्न थी, स्मार्ट थी और उसका चरित्र भी अच्छा था। लड़के की पर्सनैलिटी भी अच्छी थी। लंबा चौड़ा मुस्कुराता चेहरा, माथे पर घिरे बाल और सौम्यता को लिए चेहरा। एक दिन वे लाइब्रेरी में थे। दोनों की नजरें किताबों में थी। कोई किसी को नहीं देख रहा था। सहसा वह लड़की उसके पास आई। झुककर उसने लड़के से कहा कि सुनो। हूँ। वह चौंका। एक बात सुनिए। कहो। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछिए, मैं सुन रहा हूँ। लड़की ने सिर्फ आंखों में देखा और बोली, कुछ नहीं। देखिए, इस तरह क्या देख रही है? आप कुछ पूछ रही थी मुझसे? उसे लगा वह बोल नहीं पाएगी। अच्छा, फिर बाद में। उसने पसीना पूछा अपने छोटे से रुमाल से। अब कह ही डालो ना। तुम भी कमाल करती हो। यहाँ कोई सुन नहीं पाएगा। नहीं, अभी नहीं। फिर वह किसी आशंका से फुसफुसाई। लड़के ने सोचा, अजीब लड़की है, पूछना भी चाहती है, पूछती भी नहीं। वह बोला, फिर कह देना। फिर दोनों लाइब्रेरी से चले गए। लड़के का नाम राज और लड़की का नाम रिया। दोनों कॉलेज की मानी हुई हस्तियां। एक कृषक पुत्र तो दूसरी प्रतिष्ठित डॉक्टर की पुत्री। एक दिन राज लॉन में खड़ा था। रिया ने उसे देख लिया। वह भी उसके पास चली आई। दोनों की नजरें मिली और एक साथ ही झुक गई। राज ने रिया से पूछा, आप उस दिन कुछ कहना चाह रही थी? क्या बात थी? रिया ने बिना झिझक उत्तर दिया, तो सुनिए, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। यह कहते कहते वह लजा गई। जब राज ने यह सुना तो सन्न रह गया और पास से गुलाब का एक फूल तोड़ा और उसे देते हुए कहा, मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ। इधर समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा था, उधर उन दोनों का प्रेम रंग चढ़ रहा था। प्रेम छुपाने से छुपता नहीं, उजागर हो ही जाता है। उनका प्रेम कॉलेज में चर्चा का विषय बना और फिर उनके माता पिता तक पहुंच गया। दोनों परिवार जाति, धर्म और संप्राद्य से जकड़े हुए थे। अनेक मिन्नत करने के बाद भी उनका विवाह न हो सका। जब परीक्षा समाप्त हो गई तो अंतिम बार वे चाय पीने के लिए कैंटीन में बैठे थे। चाय का ऑर्डर लेकर बैरा चाय लेने चला गया। उधर वे दोनों घंटों मौन बैठे रहे, एक दूसरे के हाथ में हाथ लिए हुए। राज ने दबदबाई आंखों से लड़खड़ाती आवाज में हिम्मत करके कहा, रिया, मुझे दुख है कि हमारा प्यार भी किसी फिल्म या उपन्यास की कहानी की तरह बनकर रह गया। मैं कभी कभी फिल्में देखकर या उपन्यास पढ़कर हंसा करता था, पर तब रोया होता तो अब इतना दर्द ना होता। रिया ने कहा, तुम जानते हो मैं मजबूर हूँ। क्या मैं नहीं टूट रही हूँ? क्या मुझे दुख नहीं है? काश मैं सिर्फ तुम्हारी रह पाती। फिर वह फफक कर रोने लगी। राज उसे चुप कराते हुए बोला, रो मत, हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा होगा। इतने में बैरा चाय लेकर आ गया। दोनों चाय पीने लगे। चाय पहले जैसी थी, परंतु आज चाय का टेस्ट कसीला लग रहा था। चाय पीते पीते रिया हिम्मत करके बोली, राज, तुम टूटना मत। यह सोचना एक झोंका आया था, वह गुजर गया। कभी आप इधर आए तो मिलकर जरूर जाना। चाय समाप्त करते हुए राज ने कहा, अच्छा, अपनी नजरें तो उठाओ, इस तरह देख भी पाऊंगा या नहीं? और फिर दोनों खो गए समुद्र की गहराइयों में। समय गतिशील है। राज का एक मित्र था, श्याम, जिससे वह अपनी बातें शेयर कर लेता था। राज और रिया के संबंध में उसे पूरी जानकारी थी। एक दिन दोनों मित्र सेना में भर्ती हो गए। ट्रेनिंग भी एक साथ ही और पोस्टिंग भी एक ही स्थान पर।
दोनों का एक साथ खाना पीना, एक ही बोर्डिंग में रहना। कुछ समय पश्चात युद्ध छिड़ गया। दोनों को उस युद्ध में एक साथ जाना पड़ा। एक दिन सीमाओं पर गोलीबारी हो रही थी, पर दोनों के स्थान अलग अलग थे। जब शाम ढली तो श्याम अपने कैंप की ओर यह सोचकर चल दिया कि शायद वह वहां पहुंच गया होगा। जब श्याम कैंप में पहुंचा तो वहां राज नहीं था। दूसरे साथियों से पता चला कि राज घायल हो गया है। श्याम यह सुनकर अत्यधिक विचलित हुआ और अपने साथियों को क्रोध में कहा, तुम सभी उसे घायल अवस्था में छोड़ आए। तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई? क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए था? श्याम उसी समय अंधकार में अपने मित्र को ढूंढने के लिए जा रहा था। तभी उसके अफसर ने कहा, श्याम अब मत जाओ, तुम्हारे जीवन के लिए भी बहुत अधिक खतरा, अतः सुबह होने पर जाना। परंतु श्याम नहीं माना और राज की तलाश में चल पड़ा। गहन अंधकार में तलाश करता हुआ राज के पास पहुंच गया। वह अत्यधिक घायल अवस्था में था। श्याम को देखकर राज के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और कहा, श्याम, मुझे विश्वास था कि तुम अवश्य आओगे। इसके बाद राज ने अपने और रिया के विषय में बहुत कुछ कहा और कहते कहते उसका सिर एक और लुढ़क गया। श्याम राज के मृत शरीर को गोदी में उठाकर कैंप की ओर चला और जब कैंप के समीप पहुंचा तो उस समय भोर हो चुकी थी। श्याम और राज की सभी प्रतीक्षा कर रहे थे। श्याम ने जैसे ही राज के मृत शरीर को धरती पर रखा, वैसे ही वह भी निडाल होकर धरती पर लेट गया। उसके अफसर ने कहा, श्याम, मैंने आपसे कहा था कि वहां इस समय मत जाओ, खतरा है। राज तो मर ही गया, तुम भी खतरे से बाहर नहीं। श्याम उसी समय चिल्लाकर बोला, सर, ऐसा मत कहो, मेरा मित्र मरा नहीं है, जिंदा है। शहीद कभी भी मरते नहीं है। अभी तो इसकी शादी भी होनी है। वहां सभी साथी एक साथ बोले, क्या? राज की वीर गति की सूचना उसके माता पिता को दे दी गई। उधर राज की प्रेमिका रिया को भी सूचित कर दिया गया। रिया को जैसे ही पता चला कि राज वीर गति को प्राप्त हो गया है, वह माता पिता के मना करने के बाद भी राज के पास चली गई। पीछे पीछे रिया के माता पिता भी वहां पहुंच गए। जब रिया वहां पहुंची तो राज के माता पिता और रिश्तेदार उसे गांव ले जाने की तैयारी कर रहे थे। रिया राज के माता पिता से बोली, आप इन्हें अभी गांव नहीं ले जा सकते, अभी तो हमारी शादी होनी है। श्याम ने भी कराते हुए कहा कि राज ने अंतिम वाक्य में यही कहा था कि अभी तो रिया से उसका विवाह होना है। रिया के माता पिता ने कहा, यह नहीं हो सकता, ये हिंदू हैं, हम मुसलमान। रिया ने कहा, पापा, कब तक हिंदू और मुसलमान कहते रहोगे? क्यों धर्म में बांट रहे हो? फिर मैं किसी धर्म, जाति या संप्रदाय के व्यक्ति से शादी नहीं कर रही हूँ। मैं एक सैनिक से शादी कर रही हूँ। सैनिक केवल सैनिक होता है, वह किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से नहीं। मैं राज से शादी करूंगी बस। रिया के दबाव के सम्मुख सबको झुकना पड़ा और रिया तथा राज की शादी की तैयारी होने लगी। सैनिक राज को दूल्हा बनाने में जुट गए। कोई राज को पगड़ी पहना रहा है तो कोई कंगन बांध रहा है। उसी तरह रिया भी शादी के जोड़े में तैयार हो रही है। इस हर्ष विषाद की बेला में सभी अपने अपने कार्य में जुटे हुए हैं। मिलिट्री बैंड भी धीमी धीमी आवाज में बज रहा है। विवाह संपन्न कराने के लिए पंडित बुलाया गया। वेदी बनाई गई। पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। दो सैनिक राज को पकड़कर विवाह स्थल तक लाते हैं। फोटोग्राफर फोटो खींच रहे हैं। राज और रिया फेरे लेते हैं। पंडित जी विवाह संपन्न होने की घोषणा करते हैं। दूल्हा और दुल्हन को एक साथ बिठाया जाता है। सभी बारी बारी से दुल्हन को आकर आशीर्वाद देते हैं। अनायास रिया खड़ी होती है और राज के अफसर से कहती है, सर, मुझे सैनिक की वर्दी दी जाए। मैं युद्ध क्षेत्र में अवश्य जाऊंगी। मुझे आज्ञा दी जाए। मुझे राइफल आदि चलाना आता है। यह मैंने एनसीसी में सीखा है। अफसर आदेश देने में हिचक रहा है, परंतु रिया के हट के सामने झुकना पड़ा। रिया को युद्ध के लिए आदेश देना पड़ा। रिया ने सैनिक की वर्दी पहनी और राज के सम्मुख आई। उन्हें सैल्यूट किया और कहा, आप अभी यहीं बैठे रहें, अभी मैं आई।
सैनिक वेश में रिया युद्ध क्षेत्र में अन्य सैनिकों के साथ गई। रिया ने उस समय इतना भयंकर युद्ध किया कि दुश्मन के अनेक सैनिकों को गोलियों से भून डाला। उधर शाम होने लगी। शत्रु सेना की ओर से एक गोली ऐसी आई जो रिया के शरीर को छेदती हुई बाहर निकल गई। उसी समय रिया शहीद हो गई। पार्थिव शरीर को कैंप लाया गया जहां राज बैठा था, वहीं पास में रिया को बिठा दिया गया। उस समय तक समस्त देश में इस अनोखी शादी और शहीद होने की खबर पहुंच चुकी थी। चारों ओर रिया और राज जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। राज के सम्मान के साथ रिया और राज की अर्थी को सैनिकों ने कंधा दिया। चिता तैयार की गई। फूलों से चिता को सजाया गया। उस पर रिया और राज को सम्मान पूर्वक लिटा दिया गया। तोपों की सलामी के साथ मुखाग्नि दी गई। चारों ओर रिया और राज जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। चिता की एक ओर श्याम भी खड़ा देख रहा था। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। उसे राज और रिया पर गर्व था। उस स्थान पर स्मारक स्थल बनाया गया जो आज भी सबको प्रेरणा दे रहा है। भारत सरकार ने मरणोपरांत वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। आज रिया और राज के माता पिता को अपने दामाद और पुत्री पर गर्व है और उन्हें अपने पुत्र और पुत्र वधू पर गर्व